हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा को लगातार नए नए लोगों और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का साथ मिलता जा रहा है। आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राजस्थान में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने पहुंचे। आप जानते हैं दोस्तों कि रघुराम राजन जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। शायद आपको याद हो कि राजन ने 2008 में आई वैश्विक मंदी की आशंका पहले ही जतला दी थी। 2013 से लेकर 2016 तक रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रहे। यानी यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के साथ उन्होंने काम किया। हालांकि एनडीए यानी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए। नोटबंदी के फैसले को उन्होंने गलत बताया था, आपको याद होगा। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने की सलाह मोदी सरकार को दी थी और इस साल अप्रैल में उन्होंने सरकार को आगाह किया था कि अल्पसंख्यक विरोधी छवि से कंपनियों को नुकसान हो सकता है और इसका यह नतीजा भी हो सकता है कि विदेशी सरकारें भारत को अविश्वसनीय सहयोगी के तौर पर देखने लगें। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रघुराम राजन समय समय पर सही सलाहें सरकार को देते रहे हैं। अगर राजन के मशविरों को सही अर्थों में लिया जाता तो अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार को मदद मिल सकती थी, मगर मोदी सरकार ने रघुराम राजन की सलाहों को आलोचना की तरह देखा और उन्हें अपना विरोधी माना। आज भी जब वे भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलने आए तो बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि रघुराम राजन का इस यात्रा में शामिल होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है और वो खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं। यानी अमित मालवीय के इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के कारण असुरक्षित महसूस कर रही है। राहुल गांधी इस यात्रा में लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और जोड़ते जा भी रहे हैं। साथ ही सरकार से सीधे सवाल भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। कल ही संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी के पप्पू शब्द से उसी को घेरते हुए पूछा कि हु इज पप्पू नाउ, यानी मतलब साफ है कि अब पप्पू कौन है, यह पूछ रही हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने इस सवाल के साथ कई तरह के आंकड़ों को पेश किया। 5 आंकड़ों के साथ 5 बार उन्होंने पूछा कि हु इज पप्पू नाउ और उसके साथ बताया कि औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण क्षेत्र, विदेशी मुद्रा भंडार सब में कमी आई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो हार मिली है बीजेपी को यह भी पूछा और जबकि देश छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है यह भी उन्होंने बताया। अगर नाकाबिल होने को पप्पू कहा जाता है तो फिर महुआ मोइत्रा ने सरकार की नाकामियां गिनाकर पूछा है कि कौन पप्पू है। आइए जरा सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा। अंग्रेजी में भाषण दे रही हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत शानदार भाषण है। उसका एक छोटा सा अंश, बहुत छोटा सा अंश सुनिए जरा। Who's the Pappu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy, and I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो आखिर में आपने सुना, आखिर लाइन क्या था? सवाल यह नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में, जी हां कोटेड, पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो महुआ मोइत्रा के इस भाषण का जवाब वित्त मंत्री ने आज दिया है। यह कल का भाषण था महुआ मोइत्रा का संसद में और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब में जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, जरा उसे भी सुन लेते हैं। और क्योंकि जब शेर जो आखिरी वाला है वो बहुत धारदार है, बहुत सारे तथ्यों के साथ जब आप बात रखते हैं तो फिर इन्हीं लोगों के शब्दों में कहूं मिर्ची तो लगेगी ही। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। There was this question of where is the Pappu, who's the Pappu, who's the Pappu. Actually, if only honorable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt where there are wonderful schemes which can benefit common people,
West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse, sir, even worse is this point. माचिस किसके हाथ में है? ये अपमान है लोकतंत्र। This is really, I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the consultant. We don't need to undermine the people by saying किसने दिया इनके हाथ में? जनता ने दिया मैच। but किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है वही है इंपॉर्टेंट। मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया? Recently, you had, at least BJP, had a fantastic victory in Gujarat. Post-election, sir, what was the environment there? Peacefully, the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post the state government election, marches किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया? कैसे उपयोग में आया? वो है प्रश्न वो है। तो बातों को कैसे घुमाया जाता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके नेताओं से आप समझ सकते हैं, सीखना चाहिए उनसे। जो कुछ कहा था महुआ मोइत्रा ने कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, और यहां माचिस का मतलब सीधा का सीधा कहा जा रहा है जनता से, जनता को पागल बताया जा रहा है। खैर, मजेदार तथ्य यह भी है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अपने बचाव के लिए बीजेपी ढाल की तरह कांग्रेस को सामने ले आती है। इस पूरे अगर भाषण को सुनेंगे आप, जो ये भाषण दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो इसमें बहुत सारे तथ्यों को बार बार पीछे लेके गई हैं, यानी कि अपने इस 8.5 साल के कार्यकाल से पीछे, जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, यूपीए का था, मनमोहन सिंह की सरकार थी। खैर, ये तो होना ही है जब 70 साल की बात होती है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे तथाकथित नए जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, देश को आज़ादी भी 2014 के बाद मिली है, तो बहुत कुछ सुनना समझना आपको बाकी है। अभी हो सकता है और भी बहुत सारे तथ्य आप सबके सामने आएंगे आने वाले समय में। लेकिन इधर दूसरा मसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि चीन के मसले पर भी विरोधी दलों के वार से बीजेपी जो है वो परेशान है। चीन का मामला, उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, खूब चर्चा की थी, और समझने की हमने कोशिश की थी कि चीन के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी सरकार, क्यों बैकफुट पे आ जाती है। तो मतलब साफ है कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी घिर चुकी है। तो आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत कर कुछ सवालों के साथ आज करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सवाल यह है कि क्या बीजेपी दूसरे को पप्पू साबित करते हुए खुद जवाब देने की हालत में नहीं रही? एक बड़ा सवाल है। क्या अपनी ही आक्रामक राजनीति से घायल हो गई है बीजेपी? क्या 2023 के चुनावी साल और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की भावनाओं की राजनीति पर विपक्ष के तथ्यों की राजनीति भारी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पप्पू कौन है, जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और यह सवाल महुआ मोइत्रा कल संसद में भरी सभा में पूछ रही थी कि हु इज पप्पू नाउ, अब पप्पू कौन है। तो वही सवाल हम भी कर रहे हैं कि आखिर पप्पू है कौन, खोजने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद तमाम हमारे वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और बहुत ही मजेदार तथ्य आपके सामने लेकर हम लोग मौजूद हैं, और वो है कि आखिर पप्पू कौन है। लेकिन आप लोग
पप्पू की बात जैसे ही आती है तो एक छवि जो बनाई गई थी राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने भी इसी सदन में कहा था कि आप मुझे चाहे पप्पू कहें या कुछ और कहें, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं, और जाकर उन्होंने गले लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो तथ्य, वो विजुअल, उस समय को आप लोग याद कीजिए। अभी उस विजुअल को नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये कार्यक्रम, लेकिन दूसरी बाइट राहुल गांधी की जरूर सुनाना चाहता हूं। यहां राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी केंद्र में हैं। राहुल गांधी इसलिए केंद्र में नहीं है कि राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू कहा और आईटी सेल ने पप्पू बनाया। उनको पप्पू बनाने के लिए, उनकी छवि बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं, और इसीलिए अब यहां महुआ मोइत्रा दूसरी तरफ सदन में पूछ रही हैं कि 5 अलग अलग तथ्यों को रखते हुए 5 बार पूछ रही हैं हु इज पप्पू नाउ। आप कल तक तो किसी और को कहते थे, और कल तक किसी और को कहने का मतलब यह था कि आप बार बार कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठाते थे, लेकिन आज आप उसी दिशा में जा रहे हैं। आपकी दिशा भटकी हुई है और वो दिशा गलत नहीं थी, यही रखने की कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने हिसाब से। और उन्होंने पूछा भी महुआ मोइत्रा ने कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल। तो माचिस किसने दी, इसका जवाब दे रही थी। चलिए, राहुल गांधी आज दौसा पहुंचने से पहले, दौसा पहुंचकर, राजस्थान का ये शहर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर इसलिए भी है क्योंकि ये जगह जो है ये सचिन पायलट के पिताजी का कार्यक्षेत्र रहा है, राजेश पायलट का। और यहां भाषण दे रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यहां भाषण देते हुए एक बार फिर से जय सिया राम, जय श्री राम को याद किया, और उन्होंने महिला शक्ति को याद किया। उनके भाषण में लगातार निखार आ रहा है। निखार का मतलब आप लोग समझते हैं, भाषण जो है उनका लगातार उसमें धीरे धीरे एक पैनापन आ रहा है। भाषण सुनिए राहुल गांधी का, एक छोटा सा अंश उनका भी सुनाते हैं, और फिर सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आऊंगा। सुनिए जरा, ये अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे थे, तब उनका भाषण खत्म हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अब मैं आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो, मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आपने सीता मां को इस नारे से क्यों निकाला? आप में सीता मां का अपमान क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? और मैं उनसे कहता हूं, हे राम नारा का प्रयोग कीजिए, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, राजस्थान का इतिहास है, और इस नारे से इस देश को शक्ति मिलती है। सही बात है ना? सही बात है ना? तो इन्होंने देखिए क्या चालाकी की, देखिए क्या चालाकी की। इनके संगठन में आपको एक महिला नहीं मिलेगी, आरएसएस में एक महिला नहीं मिलेगी आपको। ये महिलाओं को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं ये लोग, अपने संगठन में एक महिला को नहीं आने देते। इनके जो प्रचारक होते हैं, एक महिला नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो हमारी जो संस्कृति है जय सिया राम, उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और सीता मां का अपमान करते हैं। तो जब भी आपके पास आते हैं, इनसे आप कहो, आरएसएस के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता मां का अपमान ना करें, और जय सिया राम बोला करें, और हे राम बोला करें। और जो राम भगवान ने कहा था, जो राम भगवान ने कहा था, भाई और बहनों, राम ने अन्याय कभी किया? कभी किया अपनी जिंदगी में भगवान राम ने अन्याय? क्या भगवान राम ने हिंदुस्तान में हिंसा फैलाई थी क्या? नफरत फैलाई थी क्या? ना, भगवान राम ने सबका आदर किया था। गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना, नोटबंदी तो नहीं की थी ना, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे, 5 पूंजीपतियों के नहीं थे, वो किसान के थे, मजदूर के थे,
छोटे व्यापारियों के थे और वो सुनते थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था वो सुनते थे। जो गरीब व्यक्तियों के दिल में था वो सुनते थे, गले लगते थे। तो जो भगवान राम ने किया वो ये लोग करते नहीं है। जो ये करते हैं उनके खिलाफ करते हैं और फिर नारा लगाते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। तो इनसे यह भी कहो कि जो भगवान राम ने किया था, जो इज्जत भगवान राम ने हर व्यक्ति को दी थी, जो भाईचारा, जो मोहब्बत भगवान राम ने इस देश में फैलाई थी, वो उनको करना चाहिए। नफरत नहीं फैलानी चाहिए, डर नहीं फैलाना चाहिए और सही नारा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या नफरत और लब्बो-लुआब यही है राहुल गांधी के इस भाषण का कि नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और उसके साथ साथ इकोनॉमी की बात भी कर रहे हैं कि भगवान राम ने क्या जीएसटी और महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें, यानी एक आदर्श पुरुष को जो कुछ करना चाहिए वो भगवान राम में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ जब आदर्श सरकार की बात होती है तो कहाँ आदर्शवादिता है। ये सब अगर इसका विश्लेषण करें इस अंदाज में, इस ढंग से, तो यही यहाँ दिखाई देता है। सीधा आना चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। 3 बाइक बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ